हेलो एंड वेलकम टू शिक्षा क्रू। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एरा ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म का ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म। ये फर्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर का एंड ये टॉपिक काफ़ी सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है जिसमें सारे रेलिवेंट पॉइंट्स हैं जो कि इंडिया की मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा रेलिवेंट टॉपिक्स रह चुके हैं। स्वदेशी मूवमेंट, बॉयकॉट मूवमेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल, काफ़ी सारे लीडर्स हैं। नई इसमें अप्रोच उभर के आई है जो इंडिया में अर्ली नेशनलिस्ट की अप्रोच देखी थी, जो कि एक लिबरल अप्रोच थी टूवर्ड्स नेशनलिज्म, टूवर्ड्स दी कॉलोनियल रूल। अब ये जो हमारी लिबरल अप्रोच थी, अब ये प्रोग्रेस होके मिलिटेंट नेशनलिज्म में आ चुकी है। बाय द वर्ड मिलिटेंट अलोन आप समझ सकते हैं कि ये अब थोड़ी वायलेंट नेचर की होगी एंड इससे हमारे नेशनलिज्म को और हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को एक तरीके का बूस्ट भी मिलेगा, क्योंकि जैसा कि डिस्कस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और आपको पता भी होगा कि जो मॉडरेट्स थे, मॉडरेट्स की एरा में जो सबसे उनका वीकनेस थी, वीक पॉइंट था, वो ये था कि लैक ऑफ मासेस था, उसमें मासेस की इन्वॉल्वमेंट नहीं थी। लेकिन जो मिलिटेंट नेशनलिज्म के हमारे लीडर्स थे, उनका प्राइमरी फोकस ही मासेस के टूवर्ड्स था। इनका यह मानना था कि जो मासेस हैं, जो कॉमन पीपल हैं, जो आम जनता है, अगर वो इन्वॉल्व हो जाती है किसी भी नेशनल लेवल की मूवमेंट में तो एंड रिजल्ट्स मिलना 100% श्योरिटी है। तो इस चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं इस वाली वीडियो में कि मिलिटेंट नेशनलिज्म की एक्चुअल में जो ग्रोथ हुई, जो ये राइज हुई इस पर्टिकुलर अप्रोच की, उसको हम डिस्कस करेंगे। ये जो रिमेनिंग हमारे पॉइंट हैं इन्हें हम वन बाय वन करके अपनी नेक्स्ट पार्ट्स में कवर करेंगे। लेट्स कंटिन्यू विद द चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक विच इज़ व्हाई डिड द मिलिटेंट नेशनलिज्म ग्रो। तो अवेयरनेस आ चुकी थी लोगों में अब ट्रू नेचर, ब्रिटिश के ट्रू नेचर की अवेयरनेस जो हम थ्रू आउट पढ़ते ही आए हैं, लेकिन अवेयरनेस लोगों में डे बाय डे, ईयर बाय ईयर बढ़ती जा रही थी। तो फर्स्ट पॉइंट में ये है, हैविंग सीन दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज नॉट कंसीडिंग एनी ऑफ द सिग्निफिकेंट डिमांड्स। जो हमारे मॉडरेट्स में हमने पढ़ा है कि जो हमारे मॉडरेट लीडर्स थे बिफोर द मिलिटेंट नेशनलिस्ट, उनकी डिमांड्स, प्रेयर एंड पेटिशन वाली जो मेथडोलॉजी थी उनकी, तो वो डिमांड्स पूरी नहीं करी जा रही थी। सिग्निफिकेंट डिमांड्स जो थी, छोटी छोटी डिमांड्स पूरी कर देते थे वो, लेकिन जो मेजर जो इम्पैक्ट डालती इंडियन इकोनॉमी में और इंडियन पब्लिक में, वो डिमांड्स कभी भी मीट करी नहीं जाती थी। उन्हें कभी भी पास नहीं करा जाता था उन रेजोल्यूशंस को एंड उन पेटिशंस को। मोर मिलिटेंट अमंग दोज पॉलिटिकली कॉन्शियस, जो रेडिकल दिमाग के थे इन पॉलिटिकली कॉन्शियस लोगों में, जो हमारे नेशनलिस्ट जो लोग थे, इंटेलेक्चुअल्स जो थे, इनमें जो जिनकी थोड़ी रेडिकल अप्रोच थी, माइंड से थोड़ा रेडिकल था, उन्हें डिसअपॉइंटमेंट हुई बहुत ज़्यादा और उन्होंने नए रास्ते देखना स्टार्ट कर दिया पॉलिटिकल एक्शन के, कि भाई मॉडरेट अप्रोच तो अब बहुत हो चुकी है, इनसे तो हमारा काम बन नहीं रहा, अब हमें जो है कुछ और देखना ही पड़ेगा। ऑल्सो द फीलिंग दैट ओनली एन इंडियन गवर्नमेंट कुड लीड इंडिया ऑन टू ए पाथ ऑफ प्रोग्रेस स्टार्टेड अट्रैक्टिंग मोर एंड मोर पीपल। तो जो ये फीलिंग थी लोगों में कि भाई एक इंडियन सरकार जो सेल्फ रूल है और जो स्वराज है, वो इंडियन इंडिया को चला सकते हैं, ये वाली जो फीलिंग आ गई थी लोगों में, अब ये बढ़ती बढ़ती जा रही थी और कॉमन मासेस में भी अब ये फैल रही थी। नेशनलिस्ट में तो ये फीलिंग थी, तो ये भी एक फैक्टर है जिसने ग्रोथ दी इस पर्टिकुलर अप्रोच को। थर्ड पॉइंट है हमारा द इकोनॉमिक क्राइसिस ऑफ द 1890s। जो 1890s में इकोनॉमिक क्राइसिस आया था, उसने और भी ज़्यादा ब्रिटिश का एक्सप्लॉयटेटिव कैरेक्टर और नेचर जो है इनका, उसे एक्सपोज करा। फेमाइंस आई थी काफ़ी सारी जिसने नियरली 10 मिलियन पीपल को मारा, जो कि 90 लाख लोग थे एंड पर्सनस बिटवीन 1896 एंड 1900। ब्यूबॉनिक प्लेग आई थी जो इन द लार्ज एरिया ऑफ द डेक्कन, साउथ सेंट्रल इंडिया में ये जो प्लेग आई थी उस टाइम पे। राइट्स भी हुए थे इनके चक्कर में, लेकिन इससे एक पॉजिटिव एलिमेंट आप जो देख सकते हैं वो ये था कि भाई कॉलोनियल रूल का और भी ज़्यादा जो गंदा नेचर था वो मासेस में, और हमारे जो मॉडरेट्स थे जो कि सोचते थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हित में काम करना चाहती है इंडियंस के, उनको भी फिर रियलाइजेशन धीरे धीरे होने लग गई कि ये हित कभी चाहते नहीं है इंडियंस का। द नेशनलिस्ट वर नाउ वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग more rights to the Indians, the government was taking away even the existing one. तो नेशनलिस्ट अब वेल अवेयर थे इस फैक्ट के कि जो हम मांगना चाह रहे हैं, जो हम रिफॉर्म्स चाह रहे हैं, वो तो पूरी कर ही नहीं रही है, लेकिन जो हम पे ऑलरेडी एग्जिस्टिंग राइट्स वगैरह हैं, ये उन्हें भी हमसे छीन रहे हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो अवेयरनेस का ही कॉन्टिन्यूएशन है। इसमें हमारे ईयर्स मैंशन है कि कौन कौन से ईयर में एक्टिविटीज़ थी जो ब्रिटिश ने करी थी जिन्होंने ये मूवमेंट को और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करा। 1892 में जो काउंसिल से एक्ट आया था वो क्रिटिसाइज़ हुआ था। जैसा कि हमें पता ही है, जो एक्ट था ये नाम का एक्ट था, एक इम्पोर्टेंट बॉडी बना दी गई थी, डिफंक्ट जिसे कह सकते हैं एक तरीके से, कि वो नाम की बॉडी थी, उसमें इंडियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी।
97 में नाटू ब्रदर्स वर डिपोर्टेड विदाउट ट्रायल, तो ये सिविल राइट्स का वायलेशन था। 98 में repressive laws under IPC section 124A were further amplified और number of Indian members in Calcutta Corporation were reduced। तो ये जो कॉरपोरेशन वाला एक्ट भी आया था, इससे ये था कि भाई जो नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स थे इसमें इन्हें रिड्यूस कर दिया गया था। सीक्रेट्स एक्ट भी आया था, ये कर्व्ड फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन ली गई थी इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट था। वैसे हर एक्ट के आपको पता ही है, कुछ जो बेसिकली ब्रिटिश ये दिखाते थे कि ये एक्ट हम हित में कर रहे हैं, उनके कुछ पॉजिटिव एलिमेंट्स भी होते थे, नेगेटिव भी एलिमेंट्स भी होते थे। तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट का जो एक पॉजिटिव एलिमेंट वो ये था कि भाई एजुकेशन को थोड़ा स्प्रेड और मिला कंट्री में, लेबोरेटरीज़ वगैरह सेटअप कर दी गई थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, जिससे कि टेक्निकल नॉलेज थोड़ी और बढ़ने लग गई मासेस में। लेकिन मोस्टली नेगेटिव ही रहते थे, ब्रिटिश के पर्पसेस थे। तो इसका भी नेगेटिव पर्पज़ ये था कि यूनिवर्सिटीज़ पे इन्होंने कंट्रोल अपना बढ़ा दिया था सरकार का। और जो रेवोल्यूशनरी लोग थे यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे रेवोल्यूशनरी काइंड के जो स्टूडेंट होते हैं, जो काफ़ी जिनकी रेडिकल अप्रोच होती है, जो देश के हित में कुछ करना चाहते हैं, ऐसे टाइप के स्टूडेंट्स जो पैदा हो रहे थे पढ़ाई लिखाई करके यूनिवर्सिटीज़ से, कॉलेजेस से, तो उन पे कंट्रोल लगाने के लिए इन्होंने इस पर्टिकुलर एक्ट को लगाया। यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने डिस्क्राइब करा कि फैक्ट्रीज प्रोड्यूसिंग पॉलिटिकल रेवोल्यूशनरीज। तो इन सब इवेंट्स से हम देख सकते हैं कि कैसे कैसे ये जो इवेंट्स हैं इन्होंने आगे आगे लोगों में और गुस्सा पैदा करा। द ब्रिटिश रूल वॉज नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव इन नेचर, और लोगों के माइंड में अब ये जो फीलिंग है ये आ चुकी थी कि ये अब नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव है, इसका प्रोग्रेसिव नेचर अब ख़त्म हो चुका है। इट वॉज सप्रेसिंग द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, अब एजुकेशन को भी कंट्रोल में लेने लग गए थे और टेक्निकल एंड मास एजुकेशन को बिल्कुल स्प्रेड कम कर दिया था। वैसे तो इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट के अंदर लेबोरेटरीज़ वगैरह सेटअप करी गई थी, लेकिन जब ग्रेटर गवर्नमेंट कंट्रोल किसी भी इंस्टीट्यूशन पे आ जाता है, चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन हो, तो गवर्नमेंट उसे फिर अपने हिसाब से ही टैकल करती है, और वही इनका पर्पस था इस एक्ट को इंट्रोड्यूस करने का। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, ग्रोथ ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट की ग्रोथ, जो माइंडसेट जो बदलने लग गया था इंडियंस का, खुद के टूवर्ड्स सेल्फ रिस्पेक्ट आ चुकी थी एक, तो उसको हम पढ़ते हैं कि देयर वाज ए ग्रोइंग फेथ इन सेल्फ एफर्ट। सेल्फ एफर्ट में अब एक जो है फेथ बढ़ गया था लोगों का। एंड तिलक, औरोबिंदो, बिपिन चंद्रपाल और द नेशनलिस्ट टू रिलाई ऑन द कैरेक्टर एंड कैपेसिटीज़ ऑफ द इंडियन पीपल। तो हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, बाल गंगाधर तिलक, औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्रपाल, इन्होंने रिपीटेडली जो नेशनलिस्ट हैं उन्हें अर्ज करा, उन्हें क्या बोलते हैं, मोटिवेट करा कि भाई कैरेक्टर एंड कैपेसिटी ऑफ इंडियन पीपल को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, और इंडिया के जो मासेस हैं वो ही हमारी पावर है। अ फीलिंग स्टार्टेड गेनिंग ग्राउंड दैट द मासेस हैड टू बी इन्वॉल्व्ड in the battle against colonial government as they were capable of making the immense sacrifices needed to win freedom। तो मासेस का रोल ऑब्वियसली मॉडरेट एरा में जो मिसिंग था, वो हम देख सकते हैं कि जो हमारे नेशनलिस्ट, नियो नेशनलिस्ट जो लीडर थे, उनका मानना था कि मासेस की इन्वॉल्वमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कॉलोनियल गवर्नमेंट के अगेंस्ट अगर हमें बैटल को जीतना है, क्योंकि जो मासेस हैं वो इमेंस सेक्रीफाइसेस को जो है करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। और हमने हिस्ट्री में थ्रू आउट ये देखा भी है। 1857 के इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो 1857 के रिवोल्ट में भी मासेस का बहुत बड़ा रोल था। भले ही ये बोला जाता है कि उसमें इन्वॉल्वमेंट कम थी और वो ऑल इंडिया रिवोल्ट एक नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें जो मासेस की इन्वॉल्वमेंट थी, जैसे कि हमें पता है कि 150,000 लोग जैसे अवध में मरे थे मेरे ख्याल से, तो उसमें से मोर देन 100,000 वर सिविलियंस। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है वाइल ऑन द अदर हैंड द स्प्रेड ऑफ एजुकेशन लेड टू एन इंक्रीज्ड अवेयरनेस अमंग द मासेस। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। While on the other hand, the spread of education led to an increased awareness among the masses. On the other hand, the rise in unemployment and underemployment among the educated drew attention to poverty and the underdeveloped state of the country's economy under colonial rule. तो एक on the one hand ये था कि भाई एजुकेशन बढ़ाई जा रही है, कॉलेजेस की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, स्कूल की इस्टेब्लिशमेंट हो रही है, इंग्लिश में पढ़ाइयाँ हो रही हैं, लेकिन उन चीज़ों को वो अप्लाई कहाँ करेंगे जब कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है ही नहीं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, कुछ भी नहीं है। और एजुकेटेड जो हमारे लोग थे, ये जो ऑलरेडी पढ़ चुके थे, तो उनकी अटेंशन पॉवर्टी पे गई, अंडर डेवलप्ड स्टेट पे गई कंट्री की, कि भाई ये जो
अंडर डेवलप्ड है हमारी कंट्री। इसका प्राइमरी रीज़न यही है कि जो कॉलोनियल रूल है, ये कोई डेवलपमेंट यहाँ करते ही नहीं है, कुछ यहाँ सेटअप नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, ये हमारी इकोनॉमी को उल्टा ड्रेन ही करते हैं। तो इसने भी, एजुकेशन ने भी एक तरीके से बहुत बड़ा रोल प्ले करा है थ्रू आउट दी एंटायर फ्रीडम स्ट्रगल, नॉट जस्ट दी मिलिटेंट नेशनलिज्म और पार्टीशन या कोई भी एक पर्टिकुलर मूवमेंट में हम ये नहीं कह सकते कि वो लिमिटेड थी एजुकेशन। जो एजुकेशन फैक्टर है वो ही एक तरीके का ऐसा फैक्टर था जिसने लोगों में फ्रीडम स्ट्रगल की फीलिंग उत्पन्न करी। तो दिस एडेड टू द ऑलरेडी सिमरिंग डिसकंटेंट अमंग द मोर रेडिकल नेशनलिस्ट। तो हमारे जो रेडिकल नेशनलिस्ट थे जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट्स, ऑलरेडी उनका दिमाग एक तो जो है गुस्से में था, और ऐसी जो अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थी ही नहीं, ऐसी जो सिचुएशन थी कंट्री में उस टाइम पे, उसने और हमारे जो लोग हैं उनका माइंडसेट थोड़े मिलिटेंट अप्रोच वाला बनाया। नेक्स्ट हम चलते हैं इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस पे। रिमार्केबल प्रोग्रेस मेड बाय जापान आफ्टर 1868 and its emergence as an industrial power opened the eyes of Indians to the fact that economic progress was possible even in an Asian country without any external help. तो 1868 का जो पीरियड था जापान में, सिविल वॉर का पीरियड था, उसके बाद एज एन इंडस्ट्रियल पावर एमर्ज हुआ जापान, एशियन कंट्री होने के बावजूद भी, जिसमें कोई किसी भी कॉलोनियल का, किसी अंग्रेज़ का, यूरोपियन का इन्वॉल्वमेंट नहीं था, फिर भी वो एज एन एशियन कंट्री होने के बाद भी एक इकोनॉमिक पावर बन के उस टाइम पे उत्पन्न हुआ था जब जापान। तो इसने भी लोगों को मोटिवेशन दी, इंडिया को भी मोटिवेशन दी एक तरीके से, कि जब जापान एक छोटा सा कंट्री है जो बेसिकली आइलैंड जितना एक कंट्री है, वो भी एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है, तो हम क्यों नहीं। द डिफीट ऑफ द इटालियन आर्मी बाई इथियोपियंस, द बोअर वॉर्स, ये बोअर वॉर्स जो हैं ये साउथ अफ्रीका में हुए थे वॉर्स, where the British faced reverses and Japan's victory over Russia demolished myth of European invincibility। का जो myth था इन सब वॉर्स ने, जो यूरोपियंस के अगेंस्ट थे, ये इटालियन आर्मी भी यूरोपियन थी जो हार चुकी थी इथियोपियंस के द्वारा। बोयर वॉर्स हमारे ये हैं साउथ अफ्रीका वर्सेस ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के जो वॉर्स थे, और जापान विक्ट्री ओवर रशिया जो रूसो जापान वॉर था, ये सब जो इसमें यूरोपियंस की जो हार हुई थी, उसने जो इन्विंसिबिलिटी वाला एक तरीके का मिथ था लोगों के माइंड में कि यूरोपियंस आर इन्विंसिबल, दे कैन नॉट बी डिफीटेड वगैरह वगैरह, वो अब मिथ जो है टूटता जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा, ऑल्सो द नेशनलिस्ट वर इंस्पायर्ड बाय द नेशनलिस्ट मूवमेंट्स वर्ल्ड वाइड इन आयरलैंड। तो जो हमारे नेशनलिस्ट थे वो इंस्पायर्ड थे नेशनलिस्ट मूवमेंट से जो ग्लोबली हो रही थी, मेनली आयरलैंड में, रशिया में, इजिप्ट में, टर्की में, पर्शिया, चाइना। तो यहाँ जो ग्लोबल इवेंट्स इस टाइम पे हो रहे थे, रेवोल्यूशनरी इवेंट्स हो रहे थे, कोई मूवमेंट्स हो रही थी, उनसे हमारे नेशनलिस्ट इंस्पायर्ड हुए थे। एंड द इंडियंस रियलाइज दैट यूनाइटेड पीपल विलिंग टू मेक सेक्रीफाइसेस कुड टेक ऑन द माइटीएस्ट ऑफ एम्पायर्स। इन सब से एक तरीके की मेंटल बूस्ट मिला, कॉन्फिडेंस आया कि भाई जो जब यूनिफिकेशन हो जाती है एक कंट्री की, लोगों के माइंडसेट की, एक गोल की जब यूनिफिकेशन होती है, तो जो वो सेक्रीफाइस करते हैं और जो अपनी आवाज़ उठाते हैं, जो इन्वॉल्वमेंट रहती है उनकी पर्टिकुलर मूवमेंट में, वो माइटीएस्ट ऑफ द एम्पायर्स को भी लेके चली जाती है अपने साथ। इतनी पावर होती है यूनाइटेड पीपल की। तो जो कि बोला भी जाता है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, तो वो हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है रिएक्शन टू इंक्रीजिंग वेस्टर्नाइजेशन। तो द न्यू लीडरशिप फेल्ट द कंट्रोलिंग इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेसिव वेस्टर्नाइजेशन एंड सेंस्ड colonial designs to submerge the Indian national identity in the British Empire. The intellectual and more inspiration of the new leadership was Indian. तो जो इंटेलेक्चुअल और इंस्पिरेशनल लीडरशिप अब नई थी, जो कि मॉडरेट्स तो हमारे इंस्पायर्ड थे वेस्टर्न आइडियोलॉजी से एंड वेस्टर्न पीपल थे जो, लेकिन अब हमारे रेडिकल एक्सट्रीमिस्ट थे, इनकी बेसिक जो ग्राउंड लेवल की इंस्पिरेशन थी वो इंडिया से ही थी, इंडियन से ही थी, और इनका लीडर ये मानना था कि इंडियन लीडरशिप ही इंडिया को आज़ाद कराएगी, वो लीडरशिप जिसमें इंडिया के माइंडसेट की चीज़ें हों। सेकंड पॉइंट है हमारा, इंटेलेक्चुअल्स लाइक स्वामी विवेकानंद, बंकिम चंद्र चैटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती इंस्पायर्ड मैनी यंग नेशनलिस्ट with their forceful and articulate arguments, painting India's past in brighter colors than the British ideologues had. तो लेजेंडरी लोग जो हैं ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी, बंकिम चंद्र चैटर्जी, स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन आपने अगर डीएवी कॉलेजेस वगैरह का नाम सुना होगा तो वो इनकी आर्य समाज जो है बेसिकली हमारे दयानंद जी की देन है। एंड जो इनकी एकदम बेहतरीन वाली सोच थी, जो इनके विचार थे, वो हमारे लिए काफ़ी थे। इंडिया को एक प्रोग्रेसिव नेचर के टूवर्ड्स लेके जाने के लिए हमें वेस्टर्न आइडियाज़ पे डिपेंड होने की नीड नहीं थी।
दीज थिंकर्स एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ वेस्टर्न सुपीरियोरिटी। इनकी आइडियोलॉजी से ये मिथ बस्ट हुआ वापस से, जो वेस्टर्न सुपीरियोरिटी का मिथ था, बाय रेफरिंग टू द रिचनेस ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। जो हम जानते हैं इंडियन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी है और कितनी कल्चरली रिच है, हेरिटेज रह चुकी है एक, और इकोनॉमिकली रिच भी रह चुकी है, कितने बड़े बड़े यहाँ पे एम्पायर्स रह चुके हैं। और दयानंद पॉलिटिकल मैसेज वाज इंडिया फॉर द इंडियंस। तो स्वामी दयानंद जी की जो ये पॉलिटिकल मैसेज था इंडिया फॉर द इंडियंस, जो कि स्वराज का मैसेज है ये, और जिसे हमारे तिलक जी ने बाद में अडॉप्ट करा था, गंगाधर तिलक जो थे हमारे। तो सबसे पहला ये जो आइडिया दिया था स्वराज का, ये इंडिया फॉर द इंडियंस का स्वामी दयानंद जी ने दिया था ये। सो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, वाई डिड इट ग्रो का ही ये पॉइंट है, डिससेटिस्फैक्शन विद द अचीवमेंट्स ऑफ मॉडरेट्स। The younger elements of the Congress were dissatisfied with the achievements of the moderates during the first 15 to 20 years. तो जो यंगर एलिमेंट्स थे कांग्रेस के, वो डिससेटिस्फाइड थे हमारे मॉडरेट्स की अचीवमेंट्स थे, क्योंकि जैसा कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं, आपको पता ही होगा मॉडरेट्स के मेथड स्लो थे, प्रेयर्स एंड पेटिशन वाले मेथड थे, और बैठ के बात करने वाले की आइए बैठ के बात करते हैं, जो कि ऑब्वियसली वॉज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज ब्रिटिश कभी भी हमारा सही हित तो चाहते नहीं थे, मोस्ट ऑफ देम। ऐसा नहीं है कि हर ब्रिटिश ऐसे ही था, जो कि एक गलत बात होगी कहना, काफ़ी उसमें से बंदे ऐसे भी थे जो कि एक्चुअल ह्यूमन नेचर था जिनमें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द कॉलोनियल रूल वाज एक्सप्लॉयटेटिव इन कैरेक्टर। तो जो मॉडरेट्स थे हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उनके स्लो मेथड्स ने जो डेवलपमेंट थी, हमारी प्रोग्रेस थी नेशनल मूवमेंट की, उसको बेसिकली एक तरीके से स्लो करा। भले ही बहुत बड़ा रोल है मॉडरेट्स का इंडिया की नेशनल मूवमेंट में, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी वो स्लो थी। एंड इससे जो हमारे यंगर एलिमेंट्स थे, यंग लोग आपको पता ही है, थोड़े ब्लड उनका गर्म होता है, तो वो डिससेटिस्फाइड बहुत जल्दी हो गए थे इन स्लो मेथड से, और रेडिकल अप्रोच के टूवर्ड्स वो बढ़ने लग गए थे। नेक्स्ट है, दे वर स्ट्रांगली क्रिटिकल ऑफ द मेथड्स ऑफ पीसफुल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन। जैसा कि हमने अभी डिस्कस करा कि जो पीसफुल प्रेयर वाला जो मेथड हमारे मॉडरेट्स ने अपनाए थी अप्रोच, वो हमारे जो रेडिकल इंडिविजुअल्स थे कांग्रेस के, वो क्रिटिकल थे उस अप्रोच के, क्योंकि ये अप्रोच ने अचीवमेंट्स ला के ज़्यादा दिए नहीं थे, एंड कोई सेंस नहीं था ब्रिटिश से सिर्फ रिक्वेस्ट करने का हर समय। और पॉपुलरली नोन एज द 3 Ps, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट, जो कि हमें ऑलरेडी पता है, हमने इसको डिस्कस भी करा था। एंड डिस्क्राइब दीज मेथड्स एज पॉलिटिकल बैगिंग। तो हमारे नए नेशनलिस्ट का मानना, ये रेडिकल न्यू नेशनलिस्ट का ये मानना था कि पॉलिटिकल बैगिंग है एक तरीके की, प्रेयर, पेटिशन और प्रोटेस्ट की भीख मांग रहे हैं हम उनसे, अपने ही हकों के लिए, अपने अधिकारों के लिए, अपने ही देश के हित के लिए हमें उनसे भीख मांगनी पड़ रही है। इसलिए हमारा जो मिलिटेंट नेशनलिज्म है अराइज हुआ। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। A sharp reaction was created in the Indian mind by Curzon's 7-year rule in India, which was full of missions, commissions, and omissions. He refused to recognize India as a nation and insulted Indian nationalists and the intelligentsia by describing their activities as letting go of gas. तो ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं लॉर्ड कर्जन के द्वारा, और जो कर्जन का रूल था वो हिस्ट्री का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इवेंट कह सकते हैं हम, क्योंकि जो कर्जन के रूल के बाद माइंडसेट बदला था लोगों का, वो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिकली उसमें चेंज आया था। एंटी इंपीरियलिज्म की फीलिंग ये मान लीजिए कि 10 टाइम्स बूस्ट हो चुकी थी लोगों में, और सिर्फ ये 7 साल का रूल था लॉर्ड कर्जन का। और इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था वो 1906 का जो डिवीज़न था, बंगाल का पार्टीशन था, वो था सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट इवेंट कर्जन के राज में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिएक्शनरी पॉलिसीज ऑफ कर्जन। तो नेक्स्ट है हमारा, ही स्पोक डेरोगेटरीली ऑफ इंडियन कैरेक्टर इन जनरल, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स अडॉप्टेड ड्यूरिंग हिज रूल। ये सारे जो एक्ट्स थे, ये जो मेजर्स थे इसके कर्जन के रूल के अंडर, वो ये थे: इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट, कैलकाता कॉरपोरेशन एक्ट, एंड अबव ऑल द पार्टीशन ऑफ बंगाल। तो बंगाल का पार्टीशन ऑलरेडी हम ऑब्वियसली डिस्कस करेंगे हम इसे। एंड ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वगैरह यही थे कि भाई इंडियंस की पावर को कम कर देना। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट ये था हमारा, स्कूल्स कॉलेजेस को बिल्कुल अपने कंट्रोल में और भी ज़्यादा ले लेना, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस लगा देना कि भाई सभाएं नहीं होंगी, कम्युनिटीज़ नहीं बनेंगी वगैरह वगैरह, क्योंकि यहाँ से रेडिकलिज्म काफ़ी एमर्ज हो रहा था। अब हमारे रेवोल्यूशनरीज काफ़ी सारे यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स ही थे वो। द कैलकाता कॉरपोरेशन एक्ट एंड द अबव ऑल द पार्टीशन ऑफ बंगाल एक्ट, तो इसने बिल्कुल माइंडसेट बदल दिया था।
रिएक्शनरी नेचर जो है ब्रिटिश का उसे और भी ज़्यादा लोगों के सामने ले आया था। ये कर्जन की जो पॉलिसीज़ थी सारी इनके रूल में, लॉर्ड कर्जन के 7 ईयर के रूल में। नेक्स्ट है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ ए मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट। तो by the dawn of the 20th century, a band of nationalist thinkers had emerged who advocated a more militant approach to political work. तो dawn of the 20th century in the sense जब 20th century की beginning होने लग गई थी, जो कि हमारी 20th century start हुई थी 1900 से। Second point है हमारा existence of a militant school of thought. By the dawn of the 20th century, 20th century की शुरुआत में ही 1900s का जो पीरियड था उसमें जो है नेशनलिस्ट थिंकर एमर्ज होने लग गए थे अब, जो कि मिलिटेंट अप्रोच रखते थे। उनका माइंड सेट रेडिकल था और मेन जो है हमारे राजनारायण बोस, अश्विनी कुमार दत्ता, औरोबिंदो घोष, बिपिन चंद्र पाल, विष्णु शास्त्री चिपलंकर, बाल गंगाधर तिलक, जो हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम हैं। ये जो लाल बाल पाल वाला ट्रियो है ये वही है अपना, लाला लाजपत राय इन पंजाब। तिलक एमर्जेस द मोस्ट आउटस्टैंडिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट। तो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के जो सबसे आउटस्टैंडिंग लीडर थे वो तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक। तो जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे इस स्कूल ऑफ थॉट के बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे। तो द हेटेड फॉर फॉरेन रूल ऑब्वियसली, सिंस नो होप कुड बी डिराइव्ड। कोई इसमें होप की आशंका अब दिखी नहीं रही थी ब्रिटिश रूल में, कोई फ्यूचर नहीं था इंडिया का। इंडिया एज एन इंडिविजुअल नेशन कोई उसका पॉइंट ही नहीं लग रहा था कि भाई अनएम्प्लॉयमेंट थी, फेमाइंस थी, वो अपनी टैक्सेशन नहीं हटाते थे, वो रिफॉर्म्स नहीं ला रहे थे, इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी नहीं कुछ भी कहीं पर भी, सिर्फ एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी और कुछ नहीं हो रहा था। तो इंडियंस को अपनी सेल्वेशन जो है अपने हाथ में लेनी ही पड़ेगी। स्वराज जो है, स्वराज टू बी द गोल ऑफ नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट का अब जो गोल भी एक डिसाइड कर दिया गया था जो कि स्वराज था, जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कही गई बात थी कि इंडिया फॉर इंडियंस, जिसे हमारे बाल गंगाधर तिलक जी ने अपनी मूवमेंट का एक तरीके से नारा बना लिया था। डायरेक्ट पॉलिटिकल एक्शन रिक्वायर्ड था भाई, अब बहुत प्रेयर्स एंड पिटिशन हो गई हैं, अब एक्शन रिक्वायर्ड है डायरेक्ट। बिलीफ इन कैपेसिटी ऑफ द मासेस टू चैलेंज द अथॉरिटी। सिंस द मॉडरेट्स डिड नॉट बिलीव इन द मासेस, जो कि हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि मॉडरेट्स का मासेस में भरोसा इसलिए नहीं था क्योंकि वो ये सोचते थे कि मासेस वर अनएजुकेटेड एंड मोस्ट ऑफ द मासेस वर डिवाइडेड। वो डिवाइडेड थे अपनी कास्ट, रिलीजन वगैरह वगैरह चीज़ों को लेके। तो मॉडरेट्स का ये मानना था कि मासेस को जो है अभी एजुकेशन की नीड है। लेकिन हमारे जो मिलिटेंट स्कूल ऑफ थॉट के लीडर्स थे उन्होंने पूरा यकीन था उन्हें मासेस पे कि एक साथ इन्हें लाया जा सकता है जब एक रूल हो एक साथ इन्हें लाया जा सकता है जब एक पर्टिकुलर गोल हो एक मूवमेंट का, एक वननेस वाली फीलिंग मासेस में पैदा की जा सकती है, जो कि हुई भी लोगों में, जो कि अथॉरिटी को चैलेंज करने वाली फीलिंग थी। पर्सनल सेक्रीफाइस इज रिक्वायर्ड ऑब्वियसली एंड अ ट्रू नेशनलिस्ट टू बी ऑलवेज रेडी फॉर इट। जो ट्रू नेशनलिस्ट होगा वो पर्सनल सेक्रीफाइसेस करने में हमेशा रेडी रहेगा। ये बेसिक प्रिंसिपल्स थे इस पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा एमरजेंस ऑफ ट्रेंड लीडरशिप। सिंस जो नेशनलिज्म अब जो है मिलिटेंट अप्रोच में था, नई लीडरशिप के अंडर था एक, और ये लीडरशिप ऑब्वियसली मासेस का जो रोल है वो जानती थी, और ये भी जानते थे कि भाई इसे चैनल कैसे करना है, इसकी फुल यूटिलाइजेशन कैसे करनी है। हमारे मासेस का जो पोटेंशियल था इमेंस, उसको प्रॉपर चैनलाइजेशन कहाँ करनी चाहिए, उसकी यूटिलाइजेशन जो एफिशिएंटली हो। और मिलिटेंट नेशनलिस्ट थॉट वर रेडी टू गिव एक्सप्रेशन टू दिस एनर्जी ऑफ द मासेस गॉट ए रिलीज। जो हमारे मासेस में पोटेंशियल था, जो उनका गुस्सा था, जो उनमें आग थी, जो उनकी एनर्जी थी, वो रिलीज हुई ड्यूरिंग द मूवमेंट अगेंस्ट द पार्टीशन, जब पार्टीशन हुआ, विच एक्वायर्ड द फॉर्म ऑफ द स्वदेशी एजिटेशन। सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमने डिस्कस करा कि मिलिटेंट नेशनलिज्म है उसकी ग्रोथ कैसे हुई एंड ग्रोथ के फैक्टर्स क्या क्या रहे हैं, और ये जो प्रोग्रेस हुई फ्रॉम द मॉडरेट्स टुवर्ड्स द एक्सट्रीमिस्ट। तो ये जो प्रोग्रेशन हुआ ये क्यों हुआ वो हमने देख लिया कि भाई डिससेटिस्फैक्शन था लोगों को। अभी प्रेयर एंड पेटिशन वाला जो मेथड था अभी समझ से बाहर होता जा रहा था। काफ़ी सारे जो यंग एजुकेटेड लोग यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकल रहे थे और वो देख रहे थे कि इनसे छोटे छोटे जो हैं वो रिफॉर्म्स जो हैं छोटे छोटे वो होते थे, जिनसे बेसिकली अंग्रेज़ों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता था और हमें भी उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, इसलिए वो उन्हें पास भी कर देते थे। जो हमारे मुद्दे थे मेन उनको वो कोई घास नहीं डालते थे। इसीलिए जो रेडिकलिज्म है वो इवॉल्व हुआ, और हमारी जो नई एरा अब जो चल रही है जिसको बोलेंगे हम मिलिटेंट नेशनलिज्म की एरा, उसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।